हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। केमिस्ट्री क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ 9th आईसीएससी के लिए है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत आप लोग सीबीएसई से भी इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि कुछ चैप्टर थोड़ा बहुत बेसिक तो हमारा सेम होता ही है ना केमिस्ट्री में, तो सीबीएसई वाले भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है वो 9th आईसीएससी और हम लोग इस पर पूरा फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्योंकि क्लास 10 हमें अच्छे मार्क्स से जाना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर बेस क्लियर होगा ना 9th, तो आप लोगों को 10th में मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 60% मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 9th का बेस नहीं क्लियर होगा तो आपको 10th में 150% मेहनत करनी पड़ेगी। तो 60% या आपको 150%, दोनों में से चॉइस आपकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सारे इसमें मैंने क्या किया है, बहुत अच्छे अच्छे फिल इन दी ब्लैंक्स लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, मैथ्स द कॉलम और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा वाटर के ऊपर। क्या होगा? वाटर के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज अ, अब वाटर हमारे पास, वाटर कौन सा कंपाउंड है? वाटर हमारा एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब वाटर कैसे नॉन वेलेंट मतलब कोवेलेंट है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों H2O। अब हाइड्रोजन भी क्या होता है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन भी क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोवेलेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने नीचे सबके आंसर दे दिए इसलिए ताकि आप लोग जो मैं समझाता हूँ आप लोग उसको भी समझें और आंसर को भी प्रॉपर नोट कर सकें। कोशिश करिएगा आप लोग आंसर खुद से भी लिखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग बच्चों WOC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WOC। क्या बोलते हैं? WOC। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी, वो थी हमारी एफ्लोरेसेंस। क्या थी यहाँ पे? एफ्लोरेसेंस। क्या थी हमारी? एफ्लोरेसेंस। ठीक है। अब सब्सटेंस दैट रीडली एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, यानी एयर से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर रहा है, यानी पहले से वो क्या होगा? थोड़ा सा मतलब एनहाइड्रस होगा, जिसमें से क्या होगा? वाटर बाहर से आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है? मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हार्ड वाटर इज डैश वाटर विद हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अच्छा, कह रहा है हार्ड वाटर है, उसमें इतने टाइप्स के यानी हाई कंटेंट में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब यहां से आप लोग को एक टर्म याद कर लेना है कि हार्ड वाटर वो हार्ड वाटर होगा जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जाएंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जाएंगे। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दे देता हूं, जैसे यहाँ पे हो सकता है CaCO3 हो सकता है, MgHCO3 हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? हाईली एनरिच्ड सब्सटेंस, यानी उसमें बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है। अब सॉफ्ट वाटर, वाटर विद लो कंटेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। विद लो कंटेंट यानी इसमें भाई जाहिर सी बात है, अगर हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट ज्यादा पाए जा रहे हैं तो सॉफ्ट वाटर में लो कंटेंट में पाए जाएंगे बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी मिनरल्स, यानी उसमें क्या कहते हैं? मिनरल्स बहुत ही लेस अमाउंट में है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। The solubility of a substance is the maximum amount of that substance that can be dissolved in a given amount of solvent in a specific temperature। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? solubility की, यहाँ पे डैश होना चाहिए था। solubility of a substance is the minimum amount of that substance that can be dissolved in a given amount of solvent at a specific temperature। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। water of crystallization is the in a hydrated compound that is chemically to the bounded to the another component। यानी पहली बात यहाँ पे हाइड्रेटेड कंपाउंड की बात कर रहा है, यानी उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, यानी उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा। तो हमारे पास उसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है। मतलब कह रहा है जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसमें वाटर इन अ हाइड्रेटेड कंपाउंड दैट इज केमिकली बाउंडेड टू द अनदर कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं मैंने लिया
Na2SO4.5H2O। अब ये जो 5H2O है ये केमिकली बॉन्डेड है सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने टिक पहले से लगा दिया, आप लोग ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट हाइड्रेट, मतलब इसमें से कौन हाइड्रेट नहीं है, मतलब कौन एक तरह समझ लो कौन भीगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इसके साथ देखो वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रेट, Na2SO4 के साथ अभी मैंने ऊपर दिखाया हाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभी हम देख रहे हैं हाइड्रेट। तो बचा क्या मेरे पास NaCl, क्या बचा मेरे पास NaCl, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ डेलिक्विसेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ डेलिक्विसेंट। तो कैल्शियम क्लोराइड उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो MgSO4 नहीं, CgSO4 नहीं, NaCl नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया CaCl2, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। Which of the following substance is an efflorescence, efflorescence में क्या था लॉस ऑफ वाटर, अभी हम लोग ने देखा तो लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पे Na2SO4.10H2O। Which of the following is a hard water, hard water में क्या था कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जा रहे थे, तो वाटर कंटेन दैट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, वाटर दैट इज सॉफ्ट नहीं, हार्ड वाटर की बात कर रहा है। रेन वाटर होता ही नहीं, डिस्टिल्ड वाटर होता ही नहीं, क्योंकि ऐसा हम लोग पीते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं। Which of the following substance is a soft water, तो रेन वाटर। अच्छा रेन वाटर डिस्टिल्ड वाटर में सबसे ज्यादा सॉफ्ट वाटर हमारे पास रेन वाटर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये टिक्ड है। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा अब हम लोग डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे, तो डेफिनेशन को भी थोड़ा सा क्लियर में लेना। देखो मैं मान के चल रहा हूँ आपको 10% चैप्टर आता होगा, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर नहीं है तो पहले जाओ चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, रीड करो, फिर आओ। देखो इसमें लॉस मेरा ही होगा क्योंकि मैं अपनी वीडियो छोड़ के जाने भेज रहा हूँ, लेकिन पहले पढ़ो फिर यहाँ पे आओगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एफ्लोरेसेंस में क्या होता है लॉस ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन, अभी हम लोग ने देखा था। देखो डेलिक्वेशंस में क्या होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एयर से, यानी मॉइस्चर को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां से एटमॉस्फेरिक एयर से, यानी बाहर से। हाइड्रेटेड क्या होगा अ कंपाउंड दैट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल सी बात है। एनहाइड्रस क्या होगा उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। देखो एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, जैसे समझो हमारे पास जो पाउडर होता है वो होता है हमारा एनहाइड्रस, उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है नहीं। लेकिन हाइड्रेटेड मान लेते हैं भीगा हुआ, जैसे मान लेते हैं कोई चीज भीग, तो जैसे मान लेते हैं गीला कागज, उसको भीगा उसको भिगो दो तो क्या होता है एकदम थोड़ा सा नमी नमी आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड। हार्ड वाटर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं सॉल्ट्स होते हैं हाईली अमाउंट में, यानी हाईली एनरिच्ड मिनरल्स में। सॉफ्ट वाटर क्या होता है इसमें लो होते हैं। अच्छा इसमें अगर लो होते हैं तो इसमें किस टाइप के पाए जाते होंगे, तो सॉफ्ट वाटर में ध्यान रखना सोडियम और पोटेशियम के आयंस पाए जाते हैं। कितने किसके पाए जाते हैं सोडियम और पोटेशियम के आयंस पाए जाते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं। अब यहां से अब ध्यान देना, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन को चालू हो रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली 5 मार्क्स तक रहते हैं, ध्यान रखना ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एफ्लोरेसेंस एंड डेलिक्वेशंस, किसकी बात कर रहा है एफ्लोरेसेंस एंड डेलिक्वेशंस की। देखो एफ्लोरेसेंस लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डेलिक्वेशंस absorb moisture from the air, give two examples of efflorescent substance and deliquescent substance। और यहाँ पे ध्यान देते हैं efflorescence की पहले बात करते हैं। The phenomena where a compound loses the water of crystallization on exposure to dry air is called efflorescence। Example washing soda, hydrated sodium carbonates, gobbler salt, sodium sulfate, decahydrate, sodium sulfate Na2SO4 decahydrate .10H2O, डेकाहाइड्रेट यानी .10H2O, ठीक है। अच्छा ग्लोबुलर सॉल्ट का भी यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कह दिया था NaCl नहीं, एफ्लोरेसेंस का Na2SO4.10H2O भी होता है, मतलब इसके पास पहले वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर हम लोग क्या कहते हैं ड्राई एयर के एक्सपोजर से हम उसमें से क्या करते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करवाते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। NaCl गलत है। अब आगे ध्यान देते हैं। तो एग्जांपल क्या कह रहा है इप्सम सॉल्ट, क्या कह रहा है इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है इट इज मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशंस, जाहिर सी बात है यार। डेलिक्वेशंस की बात करते हैं, कंटेन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस व्हेन टू द मतलब व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर, ठीक है। अब जो ब्रैकेट वाला उस पर ध्यान देना, absorb moisture from atmospheric air, अभी हमने देखा, become moist and loses their crystalline forming a saturated solution। इसका मतलब क्या है देखो सिंपल से ध्यान रखना, सिंपल सा कि मेरे पास ये एक सॉलिड है, मान लेते हैं मेरे पास ये एक आइस क्यूब थी, मेरे पास
एक ये आइस क्यूब है, ठीक है। अब इस आइस क्यूब ने क्या किया, बाहर से एटमॉस्फेयर से क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब करने से यहां से बाहर से उसने मॉइस्चर को मान लेते हैं उसने हीट एब्जॉर्ब किया, मॉइस्चर की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर उसने हीट एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, वो बर्फ पिघल जाएगी ना, मेल्ट हो जाएगी, सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, अपना फेस चेंज कर रहा है, फेस, ये वाला फेस नहीं यार, फेस चेंज कर रहा है, यानी स्टेट चेंज कर रहा है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, वो अपना स्टेट यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म को चेंज कर देता है, ठीक है। बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म को चेंज कर देता है, स्टेट को, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डेलिक्वेशंस। डेलिक्वेशंस, इट इज मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, ठीक है। इसका एग्जांपल कास्टिक पोटैश, कास्टिक सोडा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंपल से याद कर सकते हो ना, NaOH और MgCl2, बस इतना काफी है। अब व्हाट इज हार्ड वाटर, अभी हम लोग देख रहे आए थे, व्हाट इज हार्ड वाटर, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हार्ड वाटर एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हार्ड वाटर। चलो जल्दी देख लेते हैं। वाटर कैन बी क्लासिफाइड सॉफ्ट एंड हार्ड, ठीक है। जो सॉफ्ट वाटर होता है वो लेदर को प्रोड्यूस करता है, यहां से दोनों का डिफरेंस समझते हैं। जो सॉफ्ट वाटर होगा वो लेदर प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लो तुम बाथरूम में नहा रहे हो लेकिन कोई देख नहीं रहा है ना, तुम नहा रहे हो तो बढ़िया अच्छा, वो कौन सा साबुन, महंगा वाला साबुन लगा रहे हो, बढ़िया खुशबू वाला, लक्स वाला, जो भी लगा रहे है ना, तो उससे क्या होगा, जब भी लगाते हो तो क्या होता है, फेना आता है, फेना मतलब वो आता है ना, झाग आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लेदर। क्या बोलते हैं बच्चों, लेदर। क्या बोलते हैं, लेदर। वो इजिली लेदर प्रोड्यूस करता है, आप आराम से नहा लेते हो। लेकिन अगर हार्ड वाटर होता है तो बहुत ज्यादा साबुन लगाने पे भी, मतलब बहुत ज्यादा सोप्स यूज करने पे भी क्या होता है, लेदर प्रोड्यूस नहीं होता है। ना होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, सोप का वेस्टेज हो रहा है, वाटर की वेस्टेज हो रही है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे लेदर प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं हार्ड वाटर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें लेदर प्रोड्यूस होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम के आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। अब कॉजेस, हम हार्ड वाटर की बात करते हैं। हार्ड वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, दिस इंक्लूड्स, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब कौन कौन से आयंस कैसे टाइप के होते हैं, या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Ca की वैलेंसी होती है 2+, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर हो गया। इसकी वैलेंसी होती है -1, तो -1 इधर आ गया, ठीक है। सेम एज कैल्शियम मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है और कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। अब इस नेक्स्ट में कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, अ लॉट ऑफ वेस्टिंग सोप। देखा, A lot of fuel electricity is used during boiling of water। जाहिर सी बात है, हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, अब बॉयल होने ही नहीं आ रहा क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। The boiler scales may be block the pipes carrying boiling water since causing the pipes to be burst। यानी जिस पाइप से हमारे पास जो बॉइलिंग वाटर जो हो रहा है वो पाइप को बर्स्ट करने का भी क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। देखो जो हमारे पास, याद रखना, ध्यान रखना, जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना, एक ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूं, थोड़ा सा उनका समझने का तरीका अलग है लेकिन डेफिनेशन सेम है। तो अगर एक चीज हम लोग पढ़ ले तो दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। चलो पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। देखो इतनी मतलब बात समझनी है कि अगर मैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूं, इसमें ये डिसॉल्व कर सकता हूं, और अगर मैं इसके ऊपर 37 भी डिसॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब 36 ग्राम तक उसका क्या आ गया है, सैचुरेशन पीरियड आ गया है। क्या आ गया है, सैचुरेशन पीरियड आ गया है, यानी वो सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। अब कोई सब्सटेंस है जो सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, जैसे हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पीपीटी, डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, वो नीचे बैठ गया है एक किसी बीकर में, अब वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, ऊपर पानी है सारा, तो ऐसे हम लोग को क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। क्या होता है, इनसॉल्युबल। अब ऐसा भी कंपाउंड होता है
जो कि लेस सॉल्युबल हो, बहुत ही कम सॉल्युबल हो रहा हो। मतलब जैसे मान लेते हैं इस लिक्विड में मैंने कोई एक अमाउंट डाला, तो कहीं 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 वो सॉल्युबल है, कहीं कहीं बैठ गया है नीचे, फिर थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल या फिर पार्शियल सॉल्युबल। अच्छा, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें मैंने मिलाया, अब वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसमें वाटर कौन है और हमारा सॉल्यूट कौन है, यानी सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल। The substance that has negligible solubility is called insoluble. A substance that has more than negligible solubility but less than high solubility is called sparingly soluble. A substance which high solubility such as NaCl is simply is called soluble. अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग। देखो फैक्टर इफेक्टिंग दो तरह से ध्यान रखना, एक साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, ठीक, एक टेम्परेचर होता है, ठीक, और थर्ड भी मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। थर्ड होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड हमारा क्या होता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है। द स्मॉलर द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ग्रेटर इज द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि मेरे पास एक लिक्विड है और मैंने उसमें बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मैंने स्प्रेड कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा? इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, यानी उसका साइज क्या है? बहुत छोटा है, तो वो ज्यादा सरफेस एरिया ले लेगा वॉल्यूम का और अच्छे से सॉल्युबल होने में हेल्प भी करेगा। और मान लेते हैं मेरे पास ये वाटर है, मैंने इतना बड़ा कोई मॉलिक्यूल डाल दिया, अब वो बहुत ज्यादा उसका सरफेस एरिया, अब सॉल्युबल ही नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए जितना साइज कम होगा उतना जल्दी सॉल्युबल होगा। जैसे हमारी शुगर, सॉल्ट, ये सब बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। मतलब इतना ध्यान रखना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, सब्सटेंस दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किससे? 36 ग्राम से, एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको ध्यान देना है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखो वाटर क्रिस्टलाइजेशन सिंपल से इतना समझना, मेरे पास एक मान लेते हैं कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, मैंने उसको क्या किया? जेंटली हीट किया, फिर जेंटली कूल कर दिया। मैंने पहले उसको अच्छे से हीट किया, फिर मैंने उसको जेंटली कूल कर दिया, तो वो एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और देखते हैं, अ क्रिस्टल इज अ होमोजेनियस सॉलिड ऑफ अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। जाहिर सी बात है क्रिस्टल हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारी शुगर क्रिस्टल फॉर्म में है ना, ज्योमेट्रिकल शेप है उसका। इट हैज सिमेट्रिकल अरेंज्ड स्मूथ प्लेन सरफेस विद मेट फॉर्मिंग द शार्प एजेस होती हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? पहले हम लोग ने क्रिस्टल को देखा, अब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को देखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिग्निफिकेंस की बात करें, बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, स्लो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, तो यहाँ पे स्लो इवेपोरेशन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाय कूलिंग अ फ्यूज्ड मास, बाय सब्लिमेशन। तो आप इतना ध्यान रख सकते हो ना, देखो ये लाइन तो हमें डेफिनेशन से मिल गई, बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये लाइन तो डेफिनेशन से मिल गई यार। दूसरा इवेपोरेटिंग तो हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तब भी हमें पता चल गया, सब्लिमेशन भी पढ़ते आ रहे हैं, इतना पता चल, तो इतने 3 पॉइंट्स तो ध्यान रख सकते हो ना यार। हाँ, अब बात करते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स। तो ध्यान रखना हमारे पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एग्जांपल है। देखो जिसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट होगा वो सारे वाटर क्रिस्टलाइजेशन होंगे। तुम इसको ध्यान रखना, एक इसको और एक इसको, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जो तुम लोग छत पे करवाते हो, तुम लोग नहीं करवाते तो हम ऊपर करवाते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। भाई चूना पत्थर, जैसे हमारा जो प्लास्टर चढ़ जाता है वो भी तो चूना ही पत्थर होता है, जो तुम लोग चौक खाते हो वो भी तो चूना ही पत्थर होता है, खाना बंद करो, है ना। तो क्या हो जाता है? CaSO4। अब ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल है और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है, बाकी फॉर्मूला देख लो पूरा का पूरा सेम है। ग्लोबुलर सॉल्ट, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था Na2SO4.10H2O, किसका एग्जांपल था? एफ्लोरेसेंस का। बाकी बचा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, MgSO4 हेप्टाहाइड्रेट अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। हाँ, तो यहां से हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम फिनिश होते हैं। तो बच्चों आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को देखो 10 जगह देखने से अच्छा एक जगह ही 10 बार देखो, तो बहुत ज्यादा समझ आता है। देखो एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, डंडे पड़ने वाले हैं, तो उससे अच्छा है पहले से ही पढ़ाई कर लो, जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, तो कोई कुछ कहेगा नहीं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।